हाँ चलिए बेटा, जो लोग नए हैं न्यू एडमिशन, उनके लिए मैं अभ्यास कार्य फिर से बता रही हूँ। पाठ 1 का पहला है भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। कौन सिखाता है? व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। ख है लिखित भाषा का आधार है। तो लिखित भाषा का आधार क्या है? लिपि है। विचारों के आदान प्रदान का साधन है भाषा। भाषा के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सब भाषाओं की लिपि है। सब भाषाओं की लिपि क्या है? अलग अलग है, एक नहीं होती है। फिर है प्रश्न संख्या 2, संस्कृत भाषा की लिपि को कहा गया है देवनागरी। ख है ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। में वर्णों के स्वरूप व उच्चारण स्थान का वर्णन किया जाता है। किसमें? वर्ण विचार में। ठीक है, ग में क्या होगा? वर्ण विचार। फिर है अपने विचार मनुष्य और लिखकर प्रकट करता है। कैसे? बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। तो घ में क्या होगा? बोलकर। व्याकरण क्या सिखाता है? तो व्याकरण हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना सिखाता है। ठीक है, यहाँ व्याकरण की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना समझते हैं। फिर लिपि किन चिन्हों को कहते हैं? तो इसका भी आपके बुक में दिया है, लिपि की परिभाषा दी है ना, जिन चिन्हों के माध्यम से हम लिखने एक विशेष चिन्ह जो प्रकट किए जाते हैं, जैसे कि संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो ये हो गए लिपि। देखिए यहाँ लिपि की परिभाषा दी है ना, मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनके स्वरूप को लिपि कहते हैं। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। तो ये दोनों परिभाषाएं आप कॉपी में लिखेंगे और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो सारे प्रश्नों को कॉपी में करेंगे। फिर देखिए पाठ 2 का अभ्यास कार्य है। पहला है निम्नलिखित स्वर व व्यंजन पृथक करिए। तो स्वर और व्यंजन अलग करना ये सभी बच्चे कर लेंगे, मुझे पता है। प्रश्न संख्या 2 है म। इन वर्णों का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो म का उच्चारण स्थान आपको मैंने पढ़ाया था ना, एक वीडियो भी दी थी पहले। अब जिन बच्चों का न्यू क्लास है उनको फिर से मैं बाद में बताऊंगी। तो म का क्या है? इसका सूत्र होता है इयमंगल नाना नासिका। तो यहाँ क्या? इयमंगल नाना नासिका। और एक होता है उपपद्यमानिया नाम ओष्ठ। तो प फ ब भ म के बोलने में हमारे ओष्ठ हो रहे हैं ना, आपस में आके चिपकते हैं, इसलिए म का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। फिर है श। यहाँ मूर्धन्य श है, इसका नाम ही है मूर्धन्य श। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। फिर है प। प बोलने में हमारे दोनों होठ, तो इसलिए प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। फिर है ध। ध बोलने में हमारी जो जीभ है वो दांत को स्पर्श करती है, इसलिए ध का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। न है ना, तो न का भी उच्चारण करते हुए हमारे जिह्वा जो है वो दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत। अ का हो गया अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। मतलब अ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? क, कंठ हो गया। अ और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। छ इचु यशानाम तालु। मतलब च वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो च का क्या हो गया? इचु यशानाम तालु। यहाँ छ कंठ और ओष्ठ ये गलत दिया है बेटा। यहाँ क्या होना चाहिए? एक ऑप्शन तालु होना चाहिए, क्योंकि छ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। फिर है त ली तुलसानाम दंत। त का उच्चारण हम दांत से करते हैं, जीवा हमारी दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत। फिर च इचु यसानाम तालु। यहाँ च का क्या हो गया? तालु होगा। ह का है अकु विसर्जनीय नाम कंठ। मतलब ह का उच्चारण कहाँ से हो गया? कंठ से। अ का, क वर्ग का और ह का उच्चारण कंठ से होता है। श इचु यशानाम तालु। इस श का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु, इसीलिए इसका एक और नाम है तालव्य श। फिर है क अकु विसर्जनीय नाम कंठ। मतलब अ और कु माने क वर्ग और ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मैंने पहले ही बताया है। फिर आगे देखिए प्रश्न संख्या 3 में वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद आप खुद से करेंगे, क्योंकि वर्ण विच्छेद आप बेटा हिंदी
हिंदी में आप क्लास थर्ड से ही पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, स्वर और व्यंजन को अलग करना होता है, और जब किसी भी व्यंजन से स्वर अलग हो जाता है तो उस व्यंजन में हलंत लग जाता है। इसका आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही वर्ड संयोजन करना है, वर्णों को जोड़ करके बनाना है, ये भी आप खुद से करेंगे। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है? स्वर का। और व्यंजन का स्वर की सहायता से। ठीक है, तो क में क्या होगा? स्वर। ख है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कैसे समूह को? व्यवस्थित समूह को, जो कि व्यवस्थित हो। ग है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। स्वर के भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मैंने आपको वर्ण विचार में ये पढ़ाया था। फिर है श, श, स और ह। ये व्यंजन कैसे हैं? ये ऊष्म व्यंजन हैं। उच्चारण स्थान बेटा ये बताया था मैंने वीडियो में। ये सभी क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। निम्नलिखित को शुद्ध करके लिखिए। मुनि, ये बड़ी ई है, न में छोटी होगा मुनि। नदी में भी द में बड़ी ई होगा, दीर्घ ई, नदी। भानु नहीं होगा, भानु, न में क्या होगा? ह्रस्व ऊ, छोटा ऊ होगा। और कवि में बड़ी ई नहीं होगी, छोटी ई होगी। छोटी ई को क्या कहते हैं? एक और इसका संस्कृत में कहते हैं इसको ह्रस्व ई। फिर परिभाषा लिखिए। तो स्वर, व्यंजन और वर्णमाला, इनकी परिभाषा यहाँ दी है, आप इसको इसी में से देख के लिखेंगे। ठीक है, स्वर, व्यंजन और वर्णमाला। ठीक है, स्वर की यहाँ दी है, वे वर्ण जिनकी सहायता, और फिर है व्यंजन और वर्णमाला। ठीक, आगे देखिए, शब्द किसे कहते हैं? इसमें भी आप इसी आपके अभ्यास में दिया है शब्द की परिभाषा। यहाँ से देख के आप शब्द की परिभाषा अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये जो है ये मैं आपको बता रही हूँ। निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। संज्ञावाचक शब्द, जैसे देव और कोई भी नाम है ना, अक्षरा या जो भी आपको नाम समझ में आए, श्यामा, राधा, ये संज्ञावाचक में 2 उदाहरण हो गए। संख्यावाचक में 1, 2, 3, चतुर, ऐसे आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। क्रियापद, पठति, गच्छति, पढ़ता है, खाता है, लिखता है, जो भी लिखना हो। अव्यय में च, अपि, यदा, तदा, कोई भी उदाहरण आप पाठ से लिख सकते हैं। फिर आगे है पाठ 4। पाठ 4 में देखिए क्या करना है। निम्नलिखित में से स्वरांत शब्दों के सामने 1 और व्यंजनांत शब्दों के सामने 2 लिखना है। जिन शब्दों का जो है अंत किससे हो? स्वर से। स्वरांत माने क्या होता है? जिनका अंत स्वर से हो। और व्यंजनांत का मतलब होता है जिन शब्दों का अंत व्यंजन से हो। तो स्वरांत के आगे हमें क्या लिखना है? 1। देवी में ई आया है, ये स्वरांत है, यहाँ आप 1 डालेंगे। कविता आ है, स्वरांत है, यहाँ भी 1 लिखेंगे। पुस्तक में अ है, इसको भी आप क्या लिखेंगे? अ लिखेंगे। फल में अ है, इसको भी 1 लिखेंगे, स्वरांत है। मुनि में इकारांत है, ई स्वर है, इसलिए यहाँ भी 1 लिखेंगे। और वारी और खग, वारी में ई है, ये भी स्वरांत है, यहाँ भी 1 लिखा जाएगा। और खग में अ है, इसलिए यहाँ भी स्वर है, इसलिए 1 लिखा जाएगा। और जिन वर्णों में है ना अंत में विसर्ग है, विसर्ग नहीं, क्या है ये? हलंत है। हलंत मतलब हलंत से ही पता लग गया कि ये सभी क्या है? व्यंजन। व्यंजन वही हैं जिनमें से स्वर न हो। तो जिसमें भी हलंत है वे सभी व्यंजनांत हैं। तो जिसमें हलंत है वहाँ आप नंबर 2 डाल देंगे। जैसे चंद्रमस, आत्मन, ये दोनों क्या हैं? व्यंजनांत हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखो बेटा, बालक का रूप अगर आपको याद है तो बालक का ही रूप, उसी के आधार पर ये रूप बनाना है। आप रूप खुद से बनाएंगे। पहला क्या हो गया? बालकः, बालको, बालका। दूसरा है अश्वम, है ना, पहला है बालकः, बालको, बालका। फिर है बालकम, बालको, बालकान, तो ऐसे हो जाएगा अश्वम, अश्वौ, अश्वान। फिर है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, तो यहाँ हो जाएगा गजेन, गजाभ्याम, गजय। फिर है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, यहाँ होगा मयूराय, मयूराभ्याम, मयूरेभ्य। फिर है
बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, यहाँ हो जाएगा सैनिकात सैनिकाभ्याम सैनिकेभ्य। फिर है बालकस्य बालकयो बालका नाम, सिंहस्य सिंहयो सिंहा नाम। आप सभी ने यूटी 1 में बालक का रूप याद किया था, सेम उसी बालक का रूप अगर आपको याद है तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे। फिर प्रश्न संख्या 3 है, ये भी वही रूप के आधार पर बालिका का रूप या लता का रूप याद है या उसके रूप के आधार पर आप इनको बदलेंगे। और प्रश्न संख्या 4 में भी आप रूप देख करके इसको करेंगे। प्रश्न 5, बालकः, लिंग के अनुसार शब्दों को पृथक कीजिए, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बालका क्या है? पुल्लिंग है। लता स्त्रीलिंग। भवनम शब्द क्या हो गया? नपुंसक लिंग। सूचिका जिसके अंत में आ गया वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। गजह अकारांत है, जिसके अंत में अ आए इसका मतलब ये पुल्लिंग है। और सैनिका भी क्या हो गया? पुल्लिंग। आप सामान्यतः यह नियम याद करें कि अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, आकारांत जिनके अंत में आ आए वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, और जिसके अंत में म अनुस्वार है ना, भवनम फलम, ये सभी शब्द क्या होंगे? नपुंसक लिंग होंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, वचन के अनुसार पृथक पृथक कीजिए। बालकों, तो बालकों क्या है? द्विवचन है। मयूराः बहुवचन है। सैनिकों द्विवचन है। लते, लते शब्द क्या है? स्त्रीलिंग का है। लता लते लताः, तो लते मतलब द्विवचन हो गया। शाखा, बालिका का रूप हम बोलते हैं बालिका, शाखा मतलब शाखा क्या है? एक वचन है स्त्रीलिंग का। मालाः क्या है? मालाः है बालिका बालिके बालिकाः, तो मालाः क्या हो गया? विसर्ग आया इसलिए ये बहुवचन हो गया। प्रश्न 7, कारक चिन्ह से कारक का मिलान करिए। ये सभी को याद है ना, ये आप हिंदी में भी पढ़े हो। उसी के आधार पर आप मिलान करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, है ना। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित शब्द रूपों के सामने लिखे गए विकल्पों में से उचित पर सही का चिन्ह लगाइए। बालकस्य, बालकस्य क्या है? षष्ठी का एक वचन। लतायाम है ना, बालिका बालिके बालिका, फिर इसका रूप चलेगा बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिका, बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम, बालिकाए बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, बालिकाया बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, बालिकायाम बालिकयो बालिकानाम, बालिकायाम बालिकयो बालिकासु। तो ये क्या हो गया? सप्तमी विभक्ति एक वचन। पुष्पेशु, पुष्पेशु से वही बालक का रूप आप ऐसे ही पढ़ेंगे, बालका बालको बालका, और लास्ट में देखिए सप्तमी रूप होता है बालके बालकयो बालकेशु, तो ये क्या हो गया? सप्तमी का बहुवचन। अश्व, प्रथमा का द्विवचन। अब आप सर्वनाम में देखिए, सर्वनाम में दिया हुआ है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। वक्ता के द्वारा अपने लिए प्रयोग किए गए शब्दों को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। मैंने जब पढ़ाया था आपको पुरुष बोधक चक्र वीडियो द्वारा भी और ऐसे भी बताया था बेटा कि वक्ता स्वयं अपने आप को, मैं, हम दोनों, हम सबको क्या कहता है? उत्तम पुरुष। फिर है उत्तम पुरुष तथा दोनों लिंगों में समान होते हैं। कौन? उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष दोनों लिंगों में समान होते हैं। जैसे आपको ऐसे समझना चाहिए बेटा, जैसे तुम दोनों, तुम सब, तो तुम में अगर हम लिंग का विभेद नहीं करते हैं ना, तुम चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, सबको हम तुम ही बोलते हैं। ऐसे मैं भी चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों को ही मैं ही बोला जाता है। लेकिन जो प्रथम पुरुष होता है उसमें पुल्लिंग में सहतौते, स्त्रीलिंग में सातेता अलग होता है। तो इसीलिए क्या होता है? उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष दोनों में जो है लिंग जो है वो दोनों लिंगों में समान होते हैं। मतलब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो रूप हैं, चाहे कोई भी लिंग हो, उनके रूप एक ही चलेंगे। त्वम युवाम यूयम ही रहेगा, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग। ऐसे ही अहम आवाम वयम ही रहेगा, चाहे वह पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग। केवल बदलता कहाँ है? तद के रूप में, सहतौते
पुल्लिंग, सातेता स्त्रीलिंग और तत्तेतानि नपुंसकलिंग। फिर आगे देखिए, तद है, तद क्या है? सर्वनाम है। तद माने वह, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। फिर प्रश्न संख्या 2 है, सर्वनाम का हिंदी के साथ मिलान करना है, उसके अर्थ के साथ। वयम का मतलब होता है हम सब, अहम माने मैं, त्वम माने तुम, सह माने वह पुल्लिंग, यूयम माने तुम सब, युवाम माने तुम दोनों। प्रश्न संख्या 3 देखिए, अस्मद का रूप आपको लिखना है, अहम आवाम वयम। युष्मत का होगा त्वम युवाम यूयम, और तद का पुल्लिंग में होगा सह तौ ते, तद का स्त्रीलिंग होगा सा ते ताह। निम्नलिखित हिंदी सर्वनाम के संस्कृत रूप लिखिए। वह एक बालिका सा, वे दो लड़के तौ, हम दो आवाम, मैं अहम, वे सब सह तौ ते, तो क्या होगा? ते। वे सब लड़कियां सा ते ताह, तो इसका क्या हो जाएगा? ताह। अब आगे देखिए विशेषण। विशेषण का तो मैंने आज कराया है, ठीक है। विशेषण आप खुद से करिएगा, मैंने प्रश्न संख्या 1 और 2 बताई थी, और 3 में भी है। चपला वानर, शोभना कलिका, उत्तमा कथा सही है। शीतला क्षाया, विशाला ये गलत है बेटा। विशालम भवनम, इसमें क्या होगा? विशालम भवनम। विशाला नदी, सुंदरो बालको, विकसितम पुष्पम। और प्रश्न संख्या 4 में विलोम लिखना है। स्थूल का होगा कृश, शीतल का उष्ण, अधमा का उत्तमा, श्वेत का कृष्ण और दुष्ट का सरल। तो आप बेटा ये अभ्यास कार्य पहले आप खुद से करेंगे, फिर उसके बाद मैंने जो बताया इससे आप मिलान करिएगा, ताकि आपका अगर कहीं गलत है उसको आप सही करिए, और जिनका नहीं पूरा है या जो न्यू एडमिशन है वे बच्चे भी अपना पूरा कर सकें।